सगेशियस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक है रिवोल्ट ऑफ 1857 आपके साथ डिस्कस करेंगे। रिवोल्ट ऑफ 1857 के मेजर कॉजेस क्या थे, इस पे हम नज़र डालेंगे। हम देखेंगे इसमें इसके इंट्रोडक्शन देखेंगे, उस टाइम जो निराशा लोगों में पैदा हो रही थी जो इसका कारण बनी उसके बारे में बात करें। फिर मेजर कॉजेस क्या थे, जैसे कोई सोशो इकोनॉमिक कॉजेस थे, सोशल कॉजेस थे और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस थे जिन्होंने रोल प्ले किया, और इमीडिएट कॉजेस क्या थे, जो उस टाइम के जो पूरे इमीडिएट कॉजेस उस टाइम के क्या थे जिसके कारण ये रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हो गया अंग्रेजों के अगेंस्ट भारतीय लोगों द्वारा। हम यहाँ पे देखते हैं कि जब 1757 में बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया तो अंग्रेजों की जो पावर थी वो नॉर्दर्न इंडिया में और भी बढ़ गई। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में अंग्रेजों की पावर और भी बढ़ गई। बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था, जो इनके रॉबर्ट क्लाइव थे अंग्रेजों के सेनापति, और जो बंगाल के नवाब थे जो सिराजुद्दौला, उनके बीच में लड़ा गया। तो इसमें जो मीर जाफर था वो अंग्रेजों के साथ जाके मिल गया था, और इसी के कारण क्या हुआ कि जो ये था सिराजुद्दौला वो हार गया था। ठीक है, फिर इसके बाद एक और बैटल भी हुआ था 1764 में, बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें अंग्रेजों को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो हेक्टर मुनरो थे, और जो मीर कासिम थे वो बंगाल के उस टाइम नवाब थे उनके, वो भी हमारे देश वाले लोग जो ये थे हमारे थे नवाब ऑफ बंगाल, वो भी युद्ध हार गए थे, हेक्टर मुनरो जीत गया था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि नॉर्दर्न पार्ट में बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर की वजह से अंग्रेजों की पावर बहुत बढ़ गई थी नॉर्दर्न इंडिया में, और लगभग ये अपना साम्राज्य स्थापित कर चुके थे इंडिया में। ठीक है, तो 1857 का रिवोल्ट का ये कारण था कि 1757 से लेकर 1757 से लेकर 1857 तक इन्होंने अपनी कॉलोनियल पॉलिसीज हमारे पर लागू की, और इन्होंने हमारे रिसोर्सेज को रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, चाहे वो पॉलिटिकल को चाहे वो इकोनॉमिक को, जो भी हो इन्होंने उनका एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। तो अब हमारे जो देश में थे, हमारे देश में वो डिसकंटेंट, निराशा पैदा होने लगी, अंग्रेजों के अगेंस्ट लोग बोलने लगे हमारे। ये धीरे धीरे 1857 के रिवोल्ट में बदल जाएगा ये वाला। जैसे ये निराशा बढ़ती जाएगी तो 1857 का रिवोल्ट हो जाएगा। हम यहाँ देखते हैं कि ये क्या डिसकंटेंट थी, क्या निराशा थी लोगों के बीच, लोग क्यों इतने ज़्यादा वो हो रहे थे, इनके अगेंस्ट जा रहे थे। जैसे जो स्टेट्स थे, सिपाही थे, हमारे जो सिपाही थे, सोल्जर थे, काम करते थे, जमींदार थे, जमींदार से लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा, लैंड टैक्स बहुत ज़्यादा लिया जा सकता, पीजेंट्स के साथ बहुत बुरा हो रहा था। ठीक है, क्योंकि पीजेंट्स का मनी लैंडर के साथ चलता रहता था झगड़ा, और मनी लैंडर को सपोर्ट किया जाता था ब्रिटिश पुलिस द्वारा। जो पंडित थे वहाँ के, मौलवी थे, और जो आर्टिसन थे, जो आर्ट में इन्वॉल्व पर्सन होते हैं, जो ट्रेडर होते हैं, वो सभी अंग्रेजों की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज थी इनकी, जहाँ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करने का, जहाँ जो नई एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस ये कर रहे थे, वो सभी हमारे लोगों के अगेंस्ट हो रही, वो चाहे व्यापारी हो, वो चाहे फार्मर हो, वो चाहे सिपाही हो, पंडित हो, मौलवी, सभी उनके अगेंस्ट जा रही। तो ये क्या हुआ, इस बढ़ती हुई डिसकंटेंट को, बढ़ती हुई निराशा को देखते हुए 1857 का रिवोल्ट होता है, जिसने ब्रिटिश एम्पायर की जड़ों को हिला के रख दिया। हम देखते हैं कि जे जो हो रही, अब हम ऐसा नहीं कहेंगे 1757 से लेके 1857 तक सब कुछ 1857 तक सब कुछ अचानक हो गया 1857 में होके, कोई जैसे कोई रेवोल्यूशन अचानक आ गई। इससे पहले भी छोटी छोटी अपराइजिंग्स होती रहती थी, कोई रिलीजियो पॉलिटिकल वायलेंस हो गया, कोई ट्राइबल मूवमेंट होगी, अंग्रेजों के अगेंस्ट होती रहती, पीजेंट्स की अपराइजिंग्स बहुत होती है, देश के अलग अलग भागों में एग्रेरियन राइट्स होते रहते, सिविल रिबेलियंस होती रहती थी। तो 1757 से लेकर 1857 इन 100 सालों में भी छोटी छोटी अपराइजिंग्स होती ही रहती थी। ठीक है, और ऊपर से क्या किया, जब कोई महामारी होती थी, जब कोई बीमारी आती थी देश में, तो ये जो अंग्रेज थे ये टैक्सेस लोगों पे बढ़ा देते थे। तो ये टैक्सेस के बढ़ाने के कारण जो अग्रेरियन क्लास थी इनके अगेंस्ट होगी, ट्रेडर्स भी इनके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो गए। इससे एंगर लोगों में बढ़ता गया ब्रिटिश साम्राज्य के अगेंस्ट। ठीक है, कुछ तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, कुछ तो मूवमेंट्स ऐसी होती थी जो मनी लैंडर और पीजेंट्स की आपस में एक क्लैशेस होते थे, और वो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट हो जाते। जैसे मनी लैंडर को सपोर्ट की जाती थी ब्रिटिश पुलिस द्वारा, जैसे मनी लैंडर से कर्जा ले लेके हमारे किसान अपना गुजारा कर रहे थे। बट अगले केस में क्या होता था कि मनी लैंडर जब लोगों के ऊपर कर्जा ज़्यादा हो, किसानों के ऊपर कर्जा ज़्यादा हो जाता था,
तो लोग जो मनी लेंडर थे उनकी ज़मीनें छीनने आ जाते थे। तो इससे क्लैश हो जाता था पीजेंट्स के बीच और मनी लेंडर्स के बीच। तब जो मनी लेंडर होते थे, मनी लेंडर को ब्रिटिश पुलिस की सपोर्ट होती थी, तो इस कारण जो क्लैश होता था ब्रिटिश पुलिस में, जब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में और पीजेंट्स में इकट्ठा हो जाता था। मतलब अब एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं पीजेंट्स और ब्रिटिश पुलिस। तो इसके कारण भी, क्योंकि ये मनी लेंडर को सपोर्ट कर रही थी जो ब्रिटिश सरकार थी, तो इसके कारण भी ब्रिटिश के अगेंस्ट निराशा हमारे लोगों की बढ़ती गई। और क्या है, जैसे ब्रिटिश लोग थे, ये हमारे रिलीजियस ट्रेडिशनल कस्टम्स में जो हमारे रीति रिवाज होते थे उनमें वो करने लग जाते थे, इन्वॉल्वमेंट करने लग जाते, उनमें इंटरफेयर करने लग जाते थे। इससे क्या था, जो हमारे लोग थे वो सोच रहे थे ये अपना जो वेस्टर्न कल्चर है हमारे पर इम्पोज कर रहे हैं और ये हमारी जो रिलीजियस फीलिंग्स हैं उन भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो इस कारण भी ये निराशा लोगों में बढ़ती गई। शुरू के दिनों में शुरू से ही जो अपराइजिंग्स थी इनके अगेंस्ट बढ़ती ही जा रही थी। बट 1857 में एक बड़ी रिवोल्ट आई, ठीक है, और कुछ जो मूवमेंट्स थी वो 1857 के बाद भी चलती रही। तो हम कह सकते हैं 1757 से लेके 1857 और उसके बाद भी अंग्रेजों के अगेंस्ट जो डिसकंटेंट थी लोगों के बीच बढ़ती जा रही थी। हम मेजर कॉजेस करेंगे। मेजर कॉजेस कई तरह के हो जाते हैं। जो 1857 की क्रांति थी उसमें इकोनॉमिक कॉजेस भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस भी हैं, पॉलिटिकल कॉजेस भी हैं, मिलिट्री कॉजेस भी हैं, और मिलिट्री कॉजेस को हम इमीडिएट कॉज कह देते हैं, क्योंकि जब मिलिट्री इनके अगेंस्ट उठी तो ये 1857 की रिवोल्ट हुई। कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि सिर्फ सेना ने ही इसमें पार्टिसिपेट किया था। जो क्रिटिक्स हैं 1857 के रिवोल्ट के, वो तो ऐसे कहते हैं कि सिर्फ सेना ने ही इसमें पार्टिसिपेट किया था, दूसरे लोगों का कोई इसमें पार्टिसिपेशन नहीं था। ठीक है, अब हम इनको वन बाय वन देखें। इकोनॉमिक कॉजेज में क्या देखते हैं कि जो इन्होंने इतने ज़्यादा लोगों पे एपीजेंट्री, अगर इकोनॉमिक कॉज में देखें, आर्थिक कॉज क्या था इसका, इन्होंने इतने ज़्यादा लोगों पे टैक्सेस लगा दिए थे, हमारे किसानों पे टैक्सेस लगा दिए थे कि इनको अपने टैक्स उतारने के लिए मनी लेंडर से पैसा लेना पड़ता था। जब इनको मनी लेंडर से पैसा लेना पड़ता था, जब मनी लेंडर के पैसे इन पे कर्जा ज़्यादा हो जाता था, तो वो उनकी ज़मीनें फॉरफिट करने आ जाते थे, वो उनकी ज़मीनें हड़पने आ जाते थे। तो इससे क्लैशेस उनके बीच बढ़ जाते थे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि मनी लेंडर को सपोर्ट किया जाता था ब्रिटिश पुलिस द्वारा, तो सीधा ये क्लैश ब्रिटिश अथॉरिटी और पीजेंट्स के बीच हो जाता था। किसान और ब्रिटिश पुलिस एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट करने लग जाते थे। तो ये एक इकोनॉमिक कॉज है। फिर इस हैवी टैक्सेशन के कारण बढ़ते हुए, ठीक है, हैवी टैक्सेशन से बढ़ते हुए जो किसान की दुर्दशा जो दशा थी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, ये एक कारण बना इसका 1857 की रिवोल्ट का। ठीक है, और ये धीरे धीरे ये जो मनी लेंडर थे ये लैंडलॉर्ड बन गए। ठीक है, लैंडलॉर्ड बन गए। कहा जाता है कि जो कर्जा लैंडलॉर्ड से पहले लिया जाता था वो आज के टाइम में भी लिया जाता है। नो डाउट आज भी हमारे जो किसान हैं वो इंडेटेडनेस से जूझ रहे हैं, उनके ऊपर आज भी कर्जा है, और जो ओल्डर सिस्टम है जमींदारी का वो डिसइंटीग्रेट हो गया था, वो खत्म हो गया था। ठीक है, अब ब्रिटिश रूल ने किसानों के साथ तो ये धक्काकारी ही रही थी। ब्रिटिश रूल ने और क्या किया, जो हमारे आर्टिसंस थे, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स पीपल थे, जो इसमें आर्ट्स वगैरह में इन्वॉल्व थे, उनके साथ भी धक्का किया, क्योंकि इन्होंने लगभग सभी स्टेट्स को इन्होंने अनेक्स कर लिया, अपने राज्य में मिला लिया, लगभग सभी राजाओं के, चाहे वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो, चाहे कोई भी पॉलिसी हो इनकी, उससे बड़ी बड़ी स्टेटों को अपने राज में बना लिया। तो वहाँ के जो अब राजा थे, वो जो ये आर्टिसन थे या हैंडीक्राफ्ट पीपल के, इनको पैट्रोनाइज नहीं कर पा रहे थे। मतलब वो अपने दरबार में इन आर्टिसंस को रख लेते थे ना, तो अब उनसे रखा नहीं जा रहा। तो इस कारण क्या हुआ, जो लोग थे हैंडीक्राफ्ट पीपल थे या आर्टिसंस थे, ये अब फ्री हो गए। अब इनके पास कोई काम नहीं था, क्योंकि जो काम देने वाले तो वो तो खुद अंग्रेजी साम्राज्य के साथ मिल गए हैं, जहाँ उनको धक्के से मिला लिया गया। तो ये भी अब फ्री हो जाते हैं। तो ये भी एक डिसकंटेंट का कारण बनेगा, ये इकोनॉमिक कॉज बनेगा 1857 की रिवोल्ट का। अब और फर्दर क्या हुआ कि जो ब्रिटिश पॉलिसी थे, एक हैंडीक्राफ्ट्स पीपलों को, इनको हैंडीक्राफ्ट्स पीपल थे जो हमारे जो आर्टिसंस थे, इनको बेरोजगार तो कर दिया, ऊपर से इन क्या किया, जो ब्रिटिश गुड्स को थे ये प्रमोट करते थे अंग्रेज, जो इनकी गुड्स थी, फिनिश्ड गुड्स थी, इनको प्रमोट करते थे। आपको पता है कि हमारे यहाँ से ये रॉ मटेरियल ले जाते थे और वहाँ से फिनिश्ड गुड बना के, फाइनल गुड्स बना के यहाँ पे बेचते थे। और क्या, अपनी चीज़ों को तो प्रमोट करते थे, और हमारी चीज़ों पे, जो हमारे स्किल्ड इंडियन क्राफ्ट्समैन थे, उनकी चीज़ों बनाई हुई चीज़ों पे इन्होंने हैवी टैक्सेस इम्पोज कर दिए थे।
इससे क्या, अपनी चीज़ों पे थे जो टैक्स नहीं लगाते थे, अगर कोई बाहर से चीज़ यहाँ पे आ रही है उस पर टैक्स नहीं लगता था। ऑन द अदर हैंड जो हमारे स्किल्ड इंडियन क्राफ्ट्समैन जो चीज़ बना रही है उस पर टैक्स लगा देते। तो इससे जो और भी ज़्यादा जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स पर्सनस थे, जो हमारे आर्टिसंस थे, उनकी दशा और भी ज़्यादा खराब होगी और हमारी जो यहाँ की इंडस्ट्री थी उसकी डेवलपमेंट रुकी और वो इंडस्ट्री ख़त्म होना शुरू होगी। इससे बहुत बुरा असर हमारी इकोनॉमी पे पड़ा। तो इसी के कारण क्या हुआ, जो लोग थे वो इनके अगेंस्ट हो गए। जमींदार थे, जमींदार क्या देखते थे, वो सोच रहे थे कि अंग्रेज न्यू तरीके से हमारी ज़मीनें हड़पने को मिले। जैसे एक कोवरंटो चलाया हुआ था, उसके तहत भी आप, कोवरंटो का मतलब होता है भी आप किस अधिकार से इस लैंड के मालिक बन के बैठे हो। कोवरंटो के तहत अगर कहीं थोड़ी सी भी मिस्टेक पाई जाती थी तो जमींदारों के वो जो लैंड होते थे छीन लिए जाते थे और एडमिनिस्ट्रेशन में मना लिए जाते थे। तो इससे क्या हुआ, जो जमींदार की जो रिस्पेक्ट होती थी विलेजेस में वो कम हो रही थी और कम हो गई थी। और जमींदार को ये हमेशा डर बना रहता था कि ये हमारा लैंड छीन के ही रहेंगे अंग्रेज, और ये एक इकोनॉमिक कॉज बना 1857 की रिवोल्ट का। ऊपर से जैसे कि हमने देखा कि इंडस्ट्री को रियून कर दिया अंग्रेजों ने, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर अब एग्रीकल्चर लैंड पे पड़ने लग गया। एग्रीकल्चर लैंड पे लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे और एग्रीकल्चर लैंड में इनकम लोगों की कम होने लग गई, और ये भी एक इकोनॉमिक कॉज है। अब पॉलिटिकल कॉजेस की बात करेंगे। पहले तो ये ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन की बात करते हैं। इनकी क्या पॉलिसी थी, ये अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे थे, जो इंपीरियलिज्म को बढ़ा रहे थे यहाँ पे। चाहे इनको कोई पॉलिसी यूज़ करनी हो, चाहे सब्सिडरी अलायंस यूज़ करना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यूज़ करना हो, चाहे डायरेक्ट एनेक्सेशन करना हो किसी स्टेट का, तो ये हमेशा तैयार रहते थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी द्वारा दी गई थी 1848 में, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा दी गई थी। तो इसके तहत ये क्या कर रहे थे कि ये जिस इंडियन रूलर का अगर उसका नेचुरल एयर नहीं है, अगर उसका अपना बच्चा नहीं है, ठीक है, तो अगर उसका अपना बच्चा नहीं है तो वो उस बच्चे को, किसी और के बच्चे को वो अपने राज पर नहीं बिठा सकते, या किसी और का बच्चा गोद नहीं ले सकते थे। तो इससे क्या करते थे, अगर किसी राजा का अपना बच्चा नहीं तो उसके राज को, उसकी किंगडम को अपने राज में ब्रिटिश पीपल मिला लेते थे, ठीक है। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी द्वारा दी गई थी। इसका यही काम था कि ये अगर किसी का नेचुरल एयर नहीं है तो हम उसका राज अपने राज में मिला लेंगे। इसी तरह इन्होंने कई राज्य मिलाए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और इससे क्या हुआ कि जो इंडियन रूलर्स थे, वो जो चीफ थे, वो डिसलॉज हो गए, ठीक है। उनके माइंड में हमेशा एक डर बना रहता था कि ये हमारे राज को किसी ना किसी तरह अपने राज में मिलाएंगे, चाहे कोई भी सब्सिडरी अलायंस हो, चाहे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो, उनके कई तरह। जैसे हमने रानी लक्ष्मीबाई जी का केस देखा, तो उसके बेटे को इन्होंने गद्दी पर बैठने नहीं दिया था, क्योंकि वो उसका अडॉप्टेड सन था रानी लक्ष्मीबाई का। और झांसी को इन्होंने बाद में हराने के बाद झांसी को इन्होंने अपने राज्य में मिला लिया था। जैसे सतारा किंगडम, नागपुर, झांसी, ये सारे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा ही अपने राज में मिलाए गए थे, ठीक। फिर उसके बाद जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर को भी एनेक्स किया इन्होंने, ठीक है। फिर लॉर्ड डलहौजी ने ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मेल एडमिनिस्ट्रेशन, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को भी अपने राज में मिला लिया। उन्होंने कहा कि अवध का जो राजा है इसको राज करना नहीं आता है, इसको सही तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलाना नहीं आता है, तो उन्होंने अवध को भी अपने राज में मिला लिया। मतलब इनको बहाना चाहिए था कि किसी न किसी तरह अपने राज में हमारे यहाँ के राजाओं के राज को मिलाना है, ठीक है। फिर जो यहाँ पे जो जितने पर्सन काम करते थे अवध के राजा के पास, कोई नॉबल्स थे, कोई ऑफिशियल्स थे, रिटेनर्स थे, सोल्जर थे, वो सारे जॉबलेस हो गए। अब जब ये जॉबलेस हो जाएंगे तो ये जॉबलेस हो जाएंगे तो ये एक अंग्रेजों के अगेंस्ट मतलब एक युद्ध छेड़ देंगे, छोटी छोटी अपराइजिंग्स होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और अब अवध एक लॉयल स्टेट बन के रह गया था अंग्रेजों की। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस क्या थे, प्रबंधकीय जो मतलब वो थे कॉजेस, वो क्या थे। जैसे अंग्रेजों के टाइम में अंग्रेज जो बाकी ब्यूरोक्रेट्स होते थे, वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा होती थी। स्पेशली अगर हम पुलिस की बात करें, पैटी ऑफिशियल्स जो छोटे छोटे जहाँ लोअर लॉ कोर्ट्स में जो पर्सन इन्वॉल्व थे, वो बहुत ज़्यादा करप्टेड होते हैं। और ये भी कहा जाता है कि आज की जो हमारी करप्शन है यहाँ पे, ये अंग्रेजों की देन है, ठीक है, ये कंपनी रूल की देन है। तो इस तरह क्या हुआ, जो अंग्रेजों के अगेंस्ट हमारा व्यू था वो चेंज हो गया। हम सोचने लगे अंग्रेजों का करैक्टर ही ऐसा होता है, ये मोस्ट करप्टेड पीपल होते हैं, और वो थे भी फॉरेन सॉइल के पर्सन थे, वो हमें एलियन लगने लगे, और इसलिए हमारे इंडियन की आइज में उनके अगेंस्ट गुस्सा आ गया। फिर इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट्स,
भी आउटसाइड इवेंट्स जैसे हो रही थी, उनका क्या हमारे हमारे इसकी 1857 की रिवोल्ट पर प्रभाव पड़ा। उसका क्या हुआ, जब 1857 की रिवोल्ट हुई तो तब आसपास में और भी कई युद्ध चल रहे थे ब्रिटिश के, जैसे अफगान के साथ ब्रिटिशर्स का युद्ध चल रहा था, वहाँ पे अफगान को हैवी लॉसेस हुए थे, अफगान को लगभग हार का मुंह देखना पड़ेगा। फिर पंजाब वार में कई बार पंजाब इनको ब्रिटिश को हार का मुंह देखना पड़ा, क्रीमियन वार चल रही थी, वहाँ पे भी इनको बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए। ठीक है, तो इन वार ये जो बार आउटसाइड इवेंट्स हो रही थी, इससे क्या होगा, हमारे लोग थे उनके साइकोलॉजिकल उन पे प्रभाव पड़ा कि जो ये अंग्रेज है ये इनविंसिबल नहीं है, ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना हम मान रहे हैं, इनको हराया जा सकता है, किसी ना किसी तरह इनको हराया जा सकता है। तो इनका इन्फ्लुएंस हमारे पे पॉजिटिव पड़ा आउटसाइड इवेंट का, कि हाँ हम भी अंग्रेजों को डिफीट कर सकते हैं, ये भी एक कारण बना इनकी 1857 की रिवोल्ट का। फिर क्या हुआ, कुछ सोशो रिलीजियस भी, कुछ सोशो रिलीजियस कॉजेस भी थी, जैसे वेस्टर्न से जो वेस्टर्न सभ्यता था उसका प्रभाव हमारे यहाँ पे पड़ रहा था, और ये हमारे लिए अलार्मिंग कंसर्न बन के रह गया था हमारी कंट्री के लिए कि वेस्टर्न का जो प्रभाव है हमारे ऊपर इतना क्यों पड़ रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, वो मतलब इनसिक्योर फील कर रहे थे। ठीक है, जैसे एक एक्ट आया 1857 में, हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एक्ट। ये क्या आया था कि अगर कोई हिंदू पर्सन क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाता है तो वो अपने बाप से, अगर कोई हिंदू पर्सन क्रिश्चियन बन जाता है तो वो अपने बाप से प्रॉपर जो उसकी एसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो मांग सकता है। तो ऐसे हमारे लोगों को, खास करके हिंदुओं को ऐसा लगा कि जो अंग्रेज हैं वो हमें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं ये धक्के से, तभी तो ये राइट दे रही। तो इससे क्या हुआ, हमारे लोगों में इनके अगेंस्ट गुस्सा आया। ठीक है, और फिर लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये हमें कहीं ना कहीं, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो हिंदू है, कि ये हमें क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, ये हमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, हमें हमारे धर्म में नहीं छोड़ना चाहते। ठीक है, तो ये सोशल रिलीजियस कॉज बन गया ये 1857 की रिवोल्ट का। उसके बाद क्या, जैसे सती प्रथा को विलियम बेंटिंग ने अबॉलिश किया। ठीक है, फीमेल इन्फेंटिसाइड को रोका, जो भ्रूण हत्या करते हैं उनको रोका। ठीक है, छोटे बच्चों के की हत्या करते हैं उनको रोका। फिर कुछ ऐसे लेजिस्लेशन आए जिससे विडो रीमैरिज, विधवा का पुनर्विवाह करने की अनुमति दी गई। तो इससे क्या लगा, जो हमारे लोगों ने ऐसा सोचा, जो हमारा यहाँ का सोशल स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं ये उसको तोड़ने को फिर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सती प्रथा, फीमेल इन्फेंटिसाइड, ये हमारे लोगों के दिमाग में बैठा हुआ था कि ये कॉमन बातें होती हैं। तो इन्हें लगा जो अंग्रेज हैं ये हमारा रिलीजियस मतलब कन्वर्जन कर रहे हैं, हमारे सोशल स्ट्रक्चर को तोड़ने पर तुले हुए हैं ये अंग्रेज, ये हमारे अगेंस्ट काम कर रहे हैं। इवन कुछ तो ऐसा भी मानना जाता है कि जैसे जो इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे हुई, टेलीग्राफ हुई, कि ये भी हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारी मौत का ये सारा प्रबंध किया जा रहा था। ये वहाँ से सेना मंगवाना चाहते हैं रेल के तहत, या कुछ हमारा सामान लेके जाना चाहते हैं। ऐसे कई रूमर्स बने हुए थे जिससे लोग डर रहे थे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, नई नई इनोवेशंस कर रहे हैं, ये हमारा काम तमाम करने के लिए सब कुछ ये किया जा रहा था। ठीक है, फिर जो वेस्टर्न मेथड थे एजुकेशन के, वो हिंदू और मुस्लिम रिलीजन के बिल्कुल अगेंस्ट थे। जो भी वेस्टर्न मेथड थे वो हिंदू मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी के जो पीपल थे उनके अगेंस्ट थे। तो ये मुस्लिम और हिंदू सोचने लगे ये वेस्टर्न मेथड ऑफ जो एजुकेशन है ये हमारे लिए सही नहीं है। फिर मिलिट्री कॉजेस, मैंने आपको बताया इमीडिएट कॉजेस यही थे मिलिट्री कॉजेस। इंडियन स्पाइज जो जितने ब्रिटिश की जितने ट्रूप्स थे, ब्रिटिश की जितनी आर्मी थी उसमें 87% इंडियंस थे। ठीक है, पर उनको जो इंडियन फौजी थे उनको इन्फीरियर समझा जाता था एज कम्पेयर टू ब्रिटिश फौजी। ठीक है, ब्रिटिश फौजियों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, बट हमारे लोगों को, हमारे जो इंडियन जो फौजी थे इनको कम नापा जाता था उनके मामले में। ठीक है, फिर इनको जो पेमेंट मिलती थी, सैलरी मिलती थी, वो भी कम मिलती थी। अगर हम इनका कंपैरिजन करें, चाहे वो सेम रैंक पे काम करते हैं, अगर इंडियन होता था, ठीक, अगर इंडियन सूबेदार है तो उसको कम सैलरी मिलेगी, अगर ब्रिटिश सूबेदार है तो उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। और इनको ऐसे भी कहा जाता था कि जो इंडियन होंगे वो अपने घर से दूर जाके काम करेंगे, वो उनकी ड्यूटी जो लगेगी फौजियों की वो अपने घर से दूर जाके लगेगी। ठीक है, फिर 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नया बिल लेके आया जिसको कहा जाता है जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट। जो लॉर्ड कैनिंग लेके आए जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट, और इसमें क्या कहा कि जो इंडियन स्पाई हैं, जो कोई भी स्पाई हैं, इवन चाहे ब्रिटिश हैं,
और उनको दूर जाना पड़ेगा और उनको समुद्र के पार जाके भी जॉब करनी पड़ सकती है इस एक्ट के तहत, जो जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट था। और समुद्र के पार जाना हमारे धर्म में, खास करके हिंदू धर्म में, बुरा माना जाता था। ये अपशगुन होता है कि हम समुद्र के पार अपने बच्चों को नहीं भेजें। आज तो सभी समुद्र के पार जाने के लिए रेडी है ना, पैसा कमाने के लिए रेडी, बट उस टाइम जो मेंटालिटी बनी हुई थी कि हम अपने बच्चों को समुद्र से पार नहीं भेजेंगे, तो ये भी एक कारण बना। अब जो मिलिट्री कॉजेस थे, ये हमारे लोगों के, सपोज करो एक किसान का बेटा फौजी बन गया, ठीक है, और वापस आके वो अपने माता पिता को भी तो सारा बताता होता है कि हमारे साथ वहाँ पे ऐसा हो रहा है, हमारे साथ यहाँ ऐसा हो रहा है। तो पीजेंट्स और मिलिट्री के जो मतलब ग्रीवेंसेस थे वो म्यूचुअल थे, ठीक है। तो ये सभी मिलके अब इनके अगेंस्ट एक क्रांति करेंगे, अंग्रेजों के अगेंस्ट। फिर इमीडिएट कॉज बताएंगे। इमीडिएट कॉज जैसे हमने आपको बताया, इमीडिएट कॉज इसमें मिलिट्री वाला ही था, ठीक है। जैसे ग्रीस्ड कार्ट्रिज होते हैं, उनमें ना वो जो उनमें काउस की फैट, काउस का मांस वगैरह या सूर का मांस वगैरह मिलाया जाता है था। तो उस कार्ट्रिज को अगर खोलना चाहेंगे, है ना, ठीक है, उस राइफल को, ठीक है, एनफील्ड राइफल को, उसकी ग्रीस जो होती है वो काऊ की फैट की बनी होती है या पिग की फैट की बनी होती है। आपको पता है जो काऊ होती है, काऊ को हिंदू लोग पवित्र मानते हैं, और जो पिग होते हैं ये जो होते हैं मुस्लिम पीपल होते हैं, ये पिग को बुरा मानते हैं, मतलब ये खाते ही नहीं है पिग को, ठीक है ना, उनके लिए ये पवित्र नहीं होता, बारे उसको एक टैबू मान के चलते हैं। तो जब ये राइफल चलानी पड़ती है तो स्पाई, वो जो स्पाई होते थे हमारे, उनको मुंह से उनको खोलना पड़ता था। तो एटलीस्ट उनको मतलब जो ग्रीस मतलब इसके होते हैं, उस ग्रीस का उनके मुंह को लगती थी वो जाके। तो हमारे जो स्पाई थे यहाँ के, उन्होंने मना कर दिया, मुस्लिम ने भी हिंदू ने भी, कि हम आपका ये कार्ट्रिज हैं, जो ये गन्स हैं, हम आपकी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। हिंदू मुस्लिम दोनों ने मना कर दिया। फिर क्या हुआ, लॉर्ड कैनिंग को जो लेकर भी आई अमेंडमेंट कि हम जो काउ फैट वाले और पिग्स वाले जो राइफल्स हैं, इनको हम बंद कर देंगे। पर जब उसने बंद किया, उससे पहले तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था, जनता उनके अगेंस्ट भड़क चुकी थी ऑलरेडी। तो उनके चाहे लॉर्ड कैनिंग ने ये अमेंडमेंट वापस भी ले ली, बट इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिर मार्च 1857 में मंगल पांडे नाम का एक सिपाही था बैराकपुर का, उसने कहा था कि मैं ये कार्ट्रिज यूज़ नहीं करूँगा, और उसने अपने सीनियर ऑफिसर्स पे भी अटैक किया था, और उसको 8 अप्रैल 1857 को उसको फांसी लगा दी गई थी, ठीक है। फिर 9 मई को 1850 सोल्जर जो मेरठ में थे, उन्होंने कहा कि जो न्यू राइफल्स आपने जो इंट्रोड्यूस किया, हम इनको यूज़ नहीं करेंगे, तो और उनको 10-10 साल की सजा सभी को दे दी गई, ठीक है। तो यहाँ ये इमीडिएट कॉज बना इसका 1857 की रेवोल्यूशन का। तो हमने आज आपके साथ डिस्कस किया कि 1857 रिवोल्ट के मेजर कॉजेस क्या थे। सारे कॉजेस, चाहे वो सोशल कॉजेस हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस हों, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हमने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया। और इनके बाद में 1857 की बाद की जो घटना है, ये किन किन स्थानों पर हुई, ये हम अपनी अगली वीडियो में शेयर आपके साथ करेंगे। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।